आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं। भारत की वन जनजातियों का स्थानांतरण। सवाल यह है कि क्या ये विकास है या फिर ये उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकने वाला विस्थापन बन रहा है। हमारे पास इस पर एक संपादकीय लेख है जो कई अहम सवाल उठाता है। बात यह है कि हजारों आदिवासी परिवारों को उनके पारंपरिक घरों मतलब जंगलों से निकालकर नई जगहों पर बसाया जा रहा है, और अक्सर ये उनकी मर्जी के खिलाफ भी होता है। स्रोत में खासतौर पर जिक्र है माओवादी प्रभावित इलाकों का। वहां से करीब 50,000, जी हाँ 50,000 से ज्यादा गोंड जनजाति के लोगों को छत्तीसगढ़ से हटाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बसाया गया है। 50,000, ये बहुत बड़ी संख्या है, एक छोटे शहर जितनी आबादी। तो ये क्यों हो रहा है और इसके नतीजे क्या हैं, आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। स्रोत कहता है कि सरकारी तौर पर तो अक्सर सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां संघर्ष चल रहा है। कहते हैं कि लोगों को हिंसा से बचाने का ये एक तरीका है। हाँ, सुरक्षा का तर्क तो दिया जाता है और देखिए कुछ हालात में ये जरूरी भी लग सकता है। लेकिन स्रोत यहीं पर एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगी चिंताजनक चुनौती की तरफ इशारा करता है। विडंबना देखिए, जैसे ही इन समुदायों को सीमा पार करा के नए राज्यों में ले जाया जाता है, वो अक्सर अपनी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कानूनी पहचान खो देते हैं। पहचान खो देते हैं मतलब ये कि उन्हें नए राज्य में वो दर्जा, वो कानूनी मान्यता नहीं मिलती जो उनके अपने राज्य में थी। और ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये उनके अस्तित्व से, उनके अधिकारों से जुड़ा है। सोचिए जरा, अगर आदिवासी का दर्जा ही नहीं रहा तो फिर जो वन अधिकार कानून है FRA 2006, हाँ बिल्कुल। उसके तहत मिलने वाले अधिकार गए। राज्य सरकार की जो खास योजनाएं होती हैं आदिवासियों के लिए वो गईं। शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण, दूसरे संवैधानिक संरक्षण, सब खत्म। ये वो सब फायदे हैं जो उन्हें अपने मूल राज्य में उनकी पहचान की वजह से मिलते थे। ते ही कानूनी तौर पर खत्म। क्या शुरुत ये कहता है कि ये वाकई हो रहा है कि जंगल के संरक्षक की नई जगह पर गैर आदिवासी माने जा रहे हैं? जी, दुर्भाग्य से स्रोत यही बताता है, जमीनी हकीकत ऐसी ही है। उन्हें नए राज्य में फिर से साबित करना पड़ता है कि वो आदिवासी हैं और ये प्रक्रिया बहुत लंबी, जटिल होती है। कोई गारंटी नहीं कि उन्हें वो दर्जा वापस मिलेगा या नहीं। और तब तक वो कानूनी तौर पर एक तरह से बीच में लटके रहते हैं। और जो वन अधिकार कानून है 2006 वाला, जो उन्हें उनकी पारंपरिक जमीन और संसाधनों पर हक देता है, हाँ। वो नए राज्य में लागू ही नहीं हो पाता क्योंकि वो वहाँ के आदिवासी ही नहीं माने जाते। और ये कानून कोई नया अधिकार नहीं दे रहा था, वो तो उनके सदियों पुराने पारंपरिक अधिकारों को बस कानूनी मान्यता दे रहा था। लेकिन नए राज्य में वो इस मान्यता से ही बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ घर नहीं छूटा, जमीन नहीं छूटी, बल्कि उस जमीन से जुड़े उनके कानूनी अधिकार भी चले गए। स्रोत शायद इसी को पहचान का संकट कह रहे हैं ना। उनकी पूरी कानूनी और सामाजिक हैसियत ही दांव पर लग गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी पहचान का संकट नहीं है, ये उनके पूरे वजूद का संकट है, आप कह सकती हैं। उनकी सामाजिक पहचान, जो उनकी जमीन, जंगल, पुरखों से जुड़ी थी, उस सब धुंधलाने लगता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ना उनकी भाषा कोई समझता है, ना उनकी संस्कृति की कद्र होती है। उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, उनकी जीवन शैली है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वो सच में अपने ही देश में अजनबी बन जाते हैं। और जैसा हम समझ रहे हैं, ये सिर्फ कानूनी या भौगोलिक बदलाव नहीं है। स्रोत इस बात को बहुत संवेदनशीलता से उठाता है कि ये एक पूरी संस्कृति का, एक पूरे जीवन दर्शन का बिखराव है। आदिवासी समुदायों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या जड़ी बूटी नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं, वो उनकी आत्मा है। उनकी कहानियां, गीत, देवी देवता, त्योहार, समाज का ढांचा, सब कुछ जंगल से जुड़ा है। हाँ। और स्रोत इसी सांस्कृतिक बिखराव के गहरे असर पर रोशनी डालता है। जब उन्हें जंगल से दूर नई जगहों पर अक्सर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर बसा दिया जाता है, तो उनका जो सदियों पुराना सामाजिक ताना बाना है वो टूट जाता है। गांव का मुखिया, समुदाय के बड़े बुजुर्ग, मिलकर फैसले लेने का तरीका, ये सब कमजोर पड़ जाता है। जो आपसी रिश्ते, जो सहयोग उनके अपने गांव में था,
वो नई जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्रोत कुछ मिसालें भी देता है शायद, जैसे कैसे कोई खास पेड़ या नदी से जुड़ी उनकी कहानियां या पूजा वो नई जगह पर बेमानी हो जाती है, क्योंकि वो पेड़ वो नदी वहां है ही नहीं, वो संदर्भ भी चला गया। सही बात है। या फिर जैसे जड़ी बूटियों का ज्ञान या वन उपज से जुड़े उनके रोजगार के साधन वो अब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जंगल ही उनकी पहुंच से दूर हो गया, और ये जो पीढ़ियों का ज्ञान है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये सिर्फ मतलब फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी है। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि नए माहौल में और क्या दिक्कतें आती हैं? स्थानीय लोगों के साथ रिश्ते कैसे रहते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पहलू पर भी ध्यान खींचता है। अक्सर इन विस्थापित समुदायों को नई जगहों पर भेदभाव झेलना पड़ता है, उपेक्षा होती है, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, पहनावा, रीति रिवाज अलग है। तो लोग उन्हें शक से देखते हैं या कमतर समझते हैं। उन्हें मुख्य धारा में घुलने मिलने में बहुत दिक्कत आती है। और जैसा आपने पहले कहा, कानूनी पहचान और सरकारी मदद भी नहीं होती। जी, तो वो और ज्यादा हाशिए पर चले जाते हैं। ये सब मिलकर उनके अकेलेपन को, उनकी पहचान के संकट को और गहरा कर देता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सरकार के नजरिए से देखें, जैसा आपने शुरू में कहा था, अक्सर सुरक्षा को कारण बताया जाता है। स्रोत भी शायद मानता है कि ये कभी-कभी जरूरी हो सकता है। हाँ, स्रोत इस बात को नकारता नहीं है। वो मानता है कि कुछ हालात में जहाँ जान का खतरा हो, लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना एक मानवीय कदम हो सकता है। सरकार का इरादा शायद नेक हो सकता है कि लोगों को हिंसा से बाहर निकालें। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाता है। वो इरादे और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर की बात करता है। सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजकर बस अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है, या उनके स्थायी और मैं कहूँगा सम्मानजनक पुनर्वास के लिए भी कोई ठोस योजना बनाती है और उसे लागू करती है? क्या वो इरादा हकीकत में बदलता है? और यहीं पे स्रोत गंभीर चिंताएं जाहिर करता है। उसके मुताबिक अक्सर पुनर्वास के नाम पर बस खाना पूर्ति होती है। कुछ अस्थायी शेल्टर बना दिए या जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया, ये काफी नहीं है। पुनर्वास तो एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, समग्र प्रक्रिया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन परिवारों को स्थायी रोजगार के साधन मिले ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक आसानी से पहुंचें, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एहसास हो, उन्हें लगे कि वो नए समाज का हिस्सा हैं, कोई बोझ नहीं। और अगर ये सब नहीं होता, स्रोत में शायद इसका भी जिक्र होगा कि अगर ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब क्या? अगर काम नहीं, शिक्षा नहीं, संस्कृति का सम्मान नहीं, तो क्या इसे पुनर्वास कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ऐसी हालत में ये स्थानांतरण या पुनर्वास नहीं है, ये सीधा सीधा विस्थापन है। एक ऐसा विस्थापन जो उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़कर एक अनिश्चित, असुरक्षित और गरिमाहीन भविष्य में फेंक देता है। ये उन्हें विकास में शामिल करना नहीं, बल्कि और ज्यादा हाशिए पर धकेलना है। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं, ये उनके जीवन को बदतर बनाना है। तो फिर इस मुश्किल समस्या का हल क्या हो सकता है? क्या स्रोत कुछ रास्ते सुझाता है? हाँ, स्रोत कुछ बहुत महत्वपूर्ण समाधानों की ओर इशारा करता है। एक बड़ा सुझाव है कि एक स्थायी समायोजन नीति बने, परमानेंट एडजस्टमेंट पॉलिसी। मतलब एक ऐसी राष्ट्रीय नीति हो जो ये पक्का करे कि अगर किसी आदिवासी समुदाय को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना ही पड़े, बहुत जरूरी हो, तो नए राज्य में उनकी जो अनुसूचित जनजाति की पहचान है और उससे जुड़े सारे अधिकार हैं, वो अपने आप मान्य हो, उन्हें फिर से सब कुछ शून्य से शुरू ना करना पड़े। अच्छा, ये तो बहुत तार्किक लगता है। जी। और दूसरा बड़ा सुझाव है वन अधिकार अधिनियम 2006 को उसकी सही भावना के साथ मजबूती से लागू करना। ये कानून आदिवासी और दूसरे पारंपरिक वन निवासियों को उनकी जमीन और संसाधनों पर अधिकार देता है, व्यक्तिगत भी और सामुदायिक भी। स्रोत का मानना है कि अगर ये कानून सही से लागू हो, उनके अधिकारों को मान्यता मिले, उन्हें अपने संसाधन मैनेज करने दिए जाएं, तो शायद कई मामलों में बाहर से उन्हें हटाने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर हटाना भी पड़े तो उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। और इसमें समुदाय की अपनी क्या भूमिका है? उनकी सहमति? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये सबसे अहम बातों में से एक है जिसे स्रोत उठाता है। उसका साफ मानना है कि किसी भी तरह का स्थानांतरण, चाहे कारण कोई भी हो, प्रभावित समुदाय की स्वतंत्र,
पूर्व और सूचित सहमति के बिना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, FPIC। FPIC। हाँ, इसका मतलब है कि फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो, उन्हें सारी जानकारी दी जाए, उनके सवालों के जवाब मिले और आखिरी फैसले में उनकी सहमति सबसे ऊपर हो, उन पर बाहर से फैसले थोपे ना जाए। ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी मुताबिक है। यानी समाधान सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में समुदाय को केंद्र में रखने में भी है। और पुनर्वास की बात करें तो क्या सिर्फ घर, जमीन, रोजगार काफी है? नहीं, स्रोत इस पर भी जोर देता है कि पुनर्वास योजना में इन भौतिक जरूरतों के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण को भी बराबर का महत्व मिलना चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, किसी समाज की आत्मा तो उसकी संस्कृति में बसती है, तो पुनर्वास कार्यक्रम ऐसा हो जो उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनका पारंपरिक ज्ञान, उनकी सामाजिक संस्थाएं, इनको बचाने में मदद करें, इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करें। इसके लिए खास कोशिशें करनी होंगी, संसाधन लगाने होंगे। मकसद उनकी पहचान मिटाना नहीं, बल्कि उसे नए माहौल में सहेजना और आगे बढ़ाना होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद ये तो साफ है कि ये मुद्दा कितना जटिल है, कितना संवेदनशील है। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि भारत के आदिवासी समुदाय ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले कुछ लोग नहीं हैं, वो इस धरती के मूल निवासी हैं, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता के जीते जागते हिस्से हैं। प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है, इसका गहरा ज्ञान रखने वाले संरक्षक हैं वो। भारत की जो विविधता है, उसकी पहचान का एक बहुत कीमती अभिन्न हिस्सा है वो। उन्हें सिर्फ आंकड़ों या लाभार्थी या समस्या की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए जो नीतियां बनाते हैं, जो प्रशासन चलाते हैं, उन्हें विकास, सुरक्षा, आधुनिकीकरण, इन सब योजनाओं में जनजातीय अधिकारों का, उनकी खास सांस्कृतिक पहचान का, उनकी इच्छाओं का बहुत ही नाजुक और सम्मानजनक संतुलन बनाना होगा। स्रोत का निचोड़ यही है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ ही जाए कि स्थानांतरण के सिवा कोई रास्ता न बचे, तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, पारदर्शिता, समुदाय की पूरी सहमति और एक व्यापक समग्र पुनर्वास योजना के साथ ही होनी चाहिए। और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनके जीवन, उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति और सबसे बढ़कर उनके मानवीय सम्मान की हर कीमत पर रक्षा हो। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है, जैसा कि स्रोत भी आखिर में कहता है, कि जब तक आदिवासी समुदायों की अपनी आवाज, उनकी अपनी जरूरतें, उनकी चिंताएं, जब तक ये सब नीतियों और योजनाओं के केंद्र में नहीं होंगी, जब तक वो सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि फैसला लेने में सक्रिय भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक उनके लिए बनी कोई भी योजना, चाहे कागज पर कितनी भी अच्छी लगे, जमीन पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती। उनकी भागीदारी, उनकी सहमति, उनका सशक्तिकरण, असली समाधान की चाबी यही है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। नीतियां हैं, कानून हैं, वो अपना काम करते हैं या शायद नहीं करते, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, हम उन हजारों आदिवासी परिवारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, जिन्हें अपनी जड़ों से अलग कर दिया गया है? क्या उनकी कहानी हमारे लिए सिर्फ एक अखबार की खबर है, या हमें भी कहीं कहीं छूती है? उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, उनका जो मानवीय सम्मान है, उसे बनाए रखने में हमारी, मतलब बाकी समाज की, क्या कोई भूमिका हो सकती है? हमारी अपनी जागरूकता, हमारी संवेदनशीलता, क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।